गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? कल हम लोगों ने चैप्टर 5 मीन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जिसको हम बोलते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट को कवर किया था। आज हमने जहाँ तक कल पढ़ा दिया था उससे आगे से हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आई होप आप सभी लोगों ने इसको रिवाइज किया होगा। कंपाइंड माइक्रोस्कोप का फिगर भी अपने नोट्स में मेंशन किया होगा। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, ये मेंशन किया होगा। कब की थी? 1665 में की थी, ये मेंशन किया होगा, है ना। हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। प्लस कल मैंने एक एक्टिविटी भी थोड़ी सी एक्सप्लेन की थी, जिसमें हमने अनियन पील को किस तरह से लेना है, कैसे उसमें सेल्स को देखना है, ये सब हम लोगों ने कल सीखा था और देखा था। ओके, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स क्या है। ओके, चलो हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आप इसको बेटर वे में रीड कर सकें। ओके, देखिएगा बेटा, दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। इन्होंने कहा कि जो भी स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे उसमें कंपार्टमेंट टाइप के, वो सभी एक जैसे दिखते हैं। टुगेदर दे फॉर्म बिग स्ट्रक्चर, और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। लाइक एन अनियन वल्व, जैसे अनियन वल्व हो गया। वी फाइंड फ्रॉम दीज एक्टिविटी दैट अनियन वल्व ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। So the cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from। मीन्स इन्होंने कहा है कि जो सेल होती हैं, सेल्स ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम, तो उसकी सभी सेल्स एक जैसी होती हैं, है ना। जबकि फिर वे सब मिलकर के टिश्यूज बनाती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बनेगा? टिश्यूज बनता है ना। फिर वो एक अनियन का शेप ले लेती हैं, साइज ले लेती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट। देखो भाई, किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट बोला जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट का मतलब ये हो जाता है कि जो सबसे इसकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, उसको हम उसकी बिल्डिंग यूनिट बोलते हैं। जैसे बेटा, जैसे आपका स्कूल है ना, स्कूल बना हुआ है, तो स्कूल आपने देखा है अपना बहुत बड़ी बिल्डिंग है। SBRL स्कूल की, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, SBRL स्कूल की बिल्डिंग कितनी अच्छी बिल्डिंग है। बहुत सारे किससे मिलकर के बनी हुई है? ये बहुत सारे रूम हैं इसमें। क्या हैं? बहुत सारे रूम हैं। अगर हम उन रूम की बात करते हैं तो वो रूम किससे मिलकर के बने हुए हैं? वो रूम मिलकर के बने हुए हैं वॉल। उसमें एक रूम में 4 दीवारें होती हैं, छत होती है, नीचे फर्श होता है ना। तो वो एक बॉल को हम कंसीडर करते हैं। अब हम बात करते हैं बॉल किससे मिलकर के बनी हुई है, तो बॉल मिलकर के बनी हुई है फंडामेंटल यूनिट उसकी क्या हो जाती है? ब्रिक्स, ईंटों से मिलकर के बनी हुई है। मीन्स सीमेंट हो गया, ईंट हो गई, और जो भी उसमें मिलता है ना। तो कुल मिला कर के अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट बोलते हैं किसी भी बिल्डिंग की, तो वो उसकी ब्रिक्स हो जाती हैं, ईंट हो जाती हैं। इसी तरह से उन ईंटों को मिला कर के बहुत सारी ईंटें मिला देते हैं तो एक दीवार बन जाती है, बहुत सारी दीवारें मिला देते हैं तो एक कमरा बन जाता है, और बहुत सारे रूम मिला कर के एक पूरी बिल्डिंग बन जाती है। सेम हमारी बॉडी में भी है। द स्ट्रक्चरल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो सेल होती है। एंड सेल, द ग्रुप ऑफ सेल को जिसको हम मिलाकर के बोलते हैं वो टिश्यूज बन जाते हैं। एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज को अगर हम मिलाकर के बोलते हैं तो ऑर्गेन सिस्टम और पूरा ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके बेटा जी, देखिएगा, दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन वल्व। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स। इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बेटा? सेल्स बोल देंगे। नॉट ओनली अनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म। हम सिर्फ यहाँ पे अनियन तो एक एग्जाम्पल लिया है ना। SBRL स्कूल की बिल्डिंग तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ये सभी जगह इसी तरह से हर ऑर्गेनिजम्स की कुछ ना कुछ यूनिट, और वो यूनिट क्या होती है? वो होती है सेल। However, there are also single cells that live on their own। और एक सिंगल सेल भी अपना जिंदा रहती है, जीवित रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमीबा हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं हम।
सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। ऊपर पढ़ चुके हैं हम इस बात को। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। ही ऑब्जर्व्ड द सेल्स इन कॉर्क स्लाइस, कॉर्क स्लाइस में इन्होंने की थी। कुल मिलाकर के ये सब हम पढ़ चुके हैं। आगे देखो बेटा, माइक्रोस्कोप मैंने वर्ड बताया था, तो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की? ल्यूवेनहॉक। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब की थी? तो 1674 में। बेटा ये आपको अपने नोट्स में मेंशन जरूर करना है, मस्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब की थी? तो 1674 में की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है ना। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। अब देखो बेटा, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। इन्होंने सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1831 में की थी। इसको भी आप मेंशन करोगे। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, पुरकिंज इन 1839 coined द टर्म प्रोटोप्लाज्म, है ना। पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1839 में एक टर्म जो है वो कॉइंड किया था, दिया था, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। क्या होता है ये प्रोटोप्लाज्म? देखो बेटा, हम आप यहाँ पे बना के बता रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा जी। ये एक सेल हो गई। इस सेल में एक न्यूक्लियस होता है। इस सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बेटा साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना बेटा जी। चलिए, इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। इन दोनों साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर हम मिला दें तो यही कहलाता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। तो इन्होंने यही कहा है कि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म टर्म को किसने दिया था? ये पुरकिंजे ने दिया था। कब दिया था? 1839 में दिया हुआ था। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, द सेल थ्योरी। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सेल जो होती है दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। बट द सेल थ्योरी में क्या कहा गया था? तो एक्चुअल में ध्यान से देखिएगा, सेल थ्योरी वॉज प्रेजेंटेड बाई टू बायोलॉजिस्ट। दो बायोलॉजिस्ट थे। एक का नाम था सिलीडेन। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था बेटा? उनका नाम था सिलीडेन 1838 में। और दूसरे बायोलॉजिस्ट थे स्वानन, है ना। उनका क्या नाम था? उनका नाम था 1839 में। उन्होंने, स्वानन ने 1839 में ये बताया था। उनमें से एक जूलॉजिस्ट थे और एक बॉटनिस्ट थे। ध्यान से समझना बेटा, है ना। 1839 में जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सब की बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट जो होती है वो सेल होती है। इसी तरह से 1839 में स्वानन ने कहा कि जितने भी एनिमल होते हैं उनकी भी बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट क्या होती है? वो भी सेल होती है। तो दोनों एक जगह जब मिले तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे सेल की जो बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट है प्लांट की भी है और एनिमल की है। तो कुल मिलाकर के हम बोल देते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट क्या हो जाएगी? सेल। इस तरह से इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज्ड की, मीन्स सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। फिर आफ्टर सम टाइम एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव, है ना। विर्चोव साइंटिस्ट करके यहाँ पे दिया गया, ये देखो बेटा जी, विर्चोव, है ना। इन्होंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए 1855 में। और इन्होंने कहा कि जो सेल थ्योरी दी है उसमें सेल आती कहाँ से हैं? एक्चुअल में किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का फॉर्मेशन सेल से हुआ है मान लेते हैं, लेकिन जो शुरुआत में जो सेल आई थी वो कहाँ से आई थी? तो इसका फॉर्मेशन जो होता है सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल जो होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं।
है ना। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था 1855 में। ठीक है ना बेटा। आगे देखिएगा, Virchow 1855 suggested that all cells arise from pre-existing cells. So with the discovery of the electron microscope in 1940, अब देखो बेटा, हमने आपको जब लाइव क्लास ली थी तब भी बताया था और प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, माइक्रोस्कोप 3 टाइप्स के होते हैं। पहला माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया था, दूसरा हो जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और तीसरे का यहाँ पर नेम दिया गया है। क्या नेम दिया गया है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तीसरे का नेम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1940 में हुई थी। किसने की थी इसकी डिस्कवरी, नॉल एंड रस्का ने की थी। आप याद कर लोगे, नोट कर लोगे, ये नॉल एंड रस्का। कैसे स्पेलिंग स्टार्ट होगी बेटा नॉल की, याद रखना, KNOLL, नॉल एंड रस्का। बहुत पूछा जाता है बेटा ये। नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी और ऊपर दिया गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर ओनली वर्ड आए, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। The invention of magnifying lenses lead to the discovery of the microscopic world. जैसे ही माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो लोगों को जो चीज़ें हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देती थीं, लाइक एज बैक्टीरिया हो गया, लाइक एज वायरस हो गया, वो सब हमको आसानी से दिखना शुरू हो गए। सो इट नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल मे कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिजम्स एज एन अमीबा। जैसे अमीबा भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हो गया। ठीक है ना। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तब। ओके, और देखिएगा सिंगल सेल का नेम यहाँ पे दिया गया है, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी क्या हैं, ये सब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, और सिंगल सेल से मिलकर के बने हुए हैं तो हम इनको यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एंज्यूम अ डिफरेंट फंक्शंस ऑन इट फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यही सब अगर बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं तो हम उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। लाइक एज ह्यूमन बींग्स हो गया, लाइक एज काव, बफेलो, डॉग, कैट, कोई भी ले सकते हैं, ये सभी मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इसको हम जब बाद में ऑफलाइन क्लास चलेंगे तब हम इसको कवर करेंगे। अभी देखिएगा यहाँ पे कुछ सेल्स दिखाई गई हैं, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है ना, स्मूथ मसल सेल्स यहाँ पे देखिएगा। ठीक, थैंक यू भैया। कोई दिक्कत ना, इधर ही जान दे वैसी। ठीक है, एक्चुअल में बोलते बोलते जो है गला सूख जाता है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। अब डिफरेंट टाइप्स की सेल को आप यही नहीं मानेंगे कि एक ही तरह की होती हैं, इसकी डिफरेंट शेप एंड साइज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, है ना। तो ये कंडीशन इसकी हो जाती हैं। देखिएगा, स्मूथ मसल सेल्स हो गई, स्मूथ मसल सेल्स हो गई, ब्लड सेल्स हो गई, है ना। नर्व सेल, देखो बेटा, नर्व सेल को ही अनदर नेम होता है न्यूरॉन सेल। ये हमारी बॉडी में, है ना, ये हमारी बॉडी में पूरी तरह से फैली रहती हैं और ये सिग्नल्स को रिसीव करती हैं और मोटर देती हैं। ये कई तरह की होती हैं, आगे जब आएंगी तब हम इनको पढ़ाएंगे बेटा। ब्लड सेल से ब्लड होता है, ब्लड बनता है, जैसे कि RBC एंड WBC बनता है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, ओवम आपको पता है, फीमेल गैमेट जो होता है उसको हम लोग ओवम बोलते हैं, है ना। तो ये ओवम हो गया, ये भी एक सेल होती है। बोन सेल जिसको ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, ये भी एक सेल हो जाती है। एंड फैट सेल, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनी सेल्स आपको दिखाई गई हैं, जिससे आप समझ सको कि सेल बहुत सारे शेप एंड साइज की हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम।
द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस दे परफॉर्म। अब ये किसके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी सेल कैसी होगी, तो ये निर्भर करता है कि उसका फंक्शन क्या है और वो कहाँ पाई जा रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस, है ना। इनके बारे में हम आपको बता चुके हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, ये सब हो जाते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ चलते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये सब हो गया था, हम पीछे इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखो बेटा, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा बातें दी गई हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है, देखते हैं हम इसको। देखिएगा, ईच सेल्स परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल, मीन्स हमारी सेल में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्लियर करना, एंड सो ऑन। ए सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स। देखो बेटा, सेल के अंदर, ध्यान देना मेरी बात को, सेल के अंदर जो छोटी छोटी उसके ऑर्गेन होते हैं उसको ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल। सेल के भी जो ऑर्गेन होते हैं उसको उसके ऑर्गेनेल बोलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया, है ना, तो ये इसके ऑर्गेनेल। देखिएगा, इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स फाउंड टू हैव अ सेम ऑर्गेनेल्स, है ना, सेम ऑर्गेनेल्स होते हैं। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शंस इज और व्हाट ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन, मीन्स अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो वो कहीं पाई जा रही हो, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में हो, चाहे वो काऊ में हो, चाहे वो बफेलो में हो, चाहे ह्यूमन बींग्स में हो, सभी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, एंड अदर जो सेल ऑर्गेनेल होंगे वो सबके अंदर होंगे। ओके बेटा, चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। तो देखिएगा, हु डिस्कवर्ड सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। एंड हाउ, कैसे की थी, तो ये आप उसमें डिटेल में मेंशन करेंगे। आगे देखिएगा, व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, क्योंकि यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल को हम यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई इसी से हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। ओके बेटा, तो चलिए ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इसी को थोड़ा सा और देखते हैं। व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, सेल किससे बनी होती है और इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ओके, हम इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा, वी सॉ above दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेल, सेल में जो स्पेशल कंपोनेंट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल आप याद कर लोगे, ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इज ए सेल ऑर्गेनाइज, और इन्हीं से मिलकर के सेल ऑर्गेनाइज्ड बनती है। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट, इन्होंने कहा है कि अगर हम सेल को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप उसकी एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कॉमन हैं वो देखने को मिलती हैं। वो क्या क्या हैं भाई? देखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? मैं अभी पीछे आपको बता चुका हूँ, ध्यान से समझना बेटा। एंड ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंट्रैक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। तो ये सब मिलकर के कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और उसमें उसका फंक्शन को बना पाते हैं। ओके बेटा, और सेल जो होती है वो लिविंग हो पाती है, जीवित रह पाती है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम 1 बाई 1 करके इनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल है, चलो ध्यान से देखना बेटा, जैसे कि ये एक सेल है, इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एंड द अनदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का अनदर नेम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम बोलें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अनदर नेम क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन। दोनों एक ही बातें होती हैं, सेल वॉल अलग होती है, वो जब आगे आएगा तब बताएंगे बेटा। ओके, चलिएगा, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट
सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इन्होंने कहा ये जो होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये प्रोटेक्ट करती है। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ सब्सटेंस इसके अंदर आने में कैपेबल होते हैं और कुछ इससे बाहर जाने में भी कैपेबल होते हैं। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम सब्सटेंस, कुछ को ये अंदर नहीं भी आने देती है। तो भाई सीधी सी बात है कि जब कुछ को ये अंदर आने दे रही है और कुछ को अंदर नहीं आने दे रही है तो बेटा हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन होती है बेटा जी? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। आगे देखिए, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। अब ये कैसे बाहर चले जाते हैं, कैसे अंदर आ जाते हैं, ये एक अलग कंडीशन है। हम देखते हैं आगे। Some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। diffusion क्या प्रोसेस होता है बेटा? टर्म आया है, हमने शायद कल भी इसको बताया था। diffusion, this is the process in which any substance moves from their higher concentration to their lower concentration। कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसको डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो ये जब O2 सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है, कब हो जाती है ज़्यादा? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो वो बाहर कर देती है उसको, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती रहती है ना। तो ये मूवमेंट लगातार चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम अ रीजन ऑफ। देखो बेटा यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसको आप अपने नोट्स में मेंशन करोगे। वी सॉ दैट देयर इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। बेटा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब होता है सेल्फ होने वाला, स्वतः होने वाला, खुद होने वाला, है ना। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। मीन्स जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन लो होगी वहाँ पे मूव करेगा, कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से। ओके, सो समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक CO2, वाटर, ठीक है, ये सब मूव करते हैं। सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीटेड, है ना, ये सब बेटा मूव करते हैं लगातार। आगे देखते हैं, इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 इज लो एज कम्पेयर टू, ये मैं बता चुका हूँ, फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन लो हो जाती है और O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में O2 लिबरेट होती है और CO2 को कंज्यूम किया जाता है। ओके, तो ये हो जाता है। सो CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड सेल, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल। तो जब सेल में कम और ज़्यादा होती तो अंदर बाहर जाती रहती है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। आगे देखो, सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह से जब O2 की कमी होती है तो सेल में अंदर वो भी एंट्री करती है, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वाटर ऑल्सो ऑब्जर्व द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर भी इसी तरह से सेल में कैसे एंट्री लेता है? लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब देखो बेटा एक नया टर्म आ गया, चलो हम इन दोनों टर्म को समझते हैं। डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा, अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो डिफ्यूजन है मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, ध्यान देना बेटा, डिफ्यूजन क्या हो गया? डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी वर्ड बोला है मैंने, मीन्स सब्सटेंस बेटा 3 स्टेट में पाए जाते हैं, केमिस्ट्री में आप यहाँ पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। तो ये हो जाते हैं। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होगा बेटा जी? ध्यान देना, ये टर्म लिखा है ऑस्मोसिस, इसके लिए मैंने ये पूरी कहानी आपको बता रहा हूँ। ऑस्मोसिस ओनली लिक्विड मीडियम जब अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है तो हम उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा जी। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके,
क्या नहीं समझ में आ रहा है वो आप क्वेश्चन लिख करके ज़रूर पूछिएगा। देखिएगा, द ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड ए हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो ये नेट मूवमेंट कितना होता है ये हम बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। आगे देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन। व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और ए प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। अगर हम शुगर और सॉल्ट में इसको रखते हैं किसी भी सेल को तो क्या होता है, ये इन्होंने बात यहाँ पे बताई हुई है। तो क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। देखिएगा, पहला, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल्स हैज़ हायर वाटर कंसनट्रेशन। देखो बेटा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है यहाँ से कि सेल के अंदर क्या कंडीशंस होती हैं, सेल को अगर हम किसी सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होते हैं, तो इसको हम फर्दर वीडियोज़ में एक्सप्लेन करते हैं। आपका फंक्शन ये है, आपका काम ये है बेटा, आपका होमवर्क ये है कि आप यहाँ तक के नोट्स ज़रूर बना लो। आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया है। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की, है ना, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सब आप जो है अपने नोट्स में मेंशन ज़रूर करोगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अगर आप फर्दर वीडियो मेरे चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। नमस्कार।